उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बनकटवा में सर्दियां अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। सुबह के 8 बजते ही खेतों पर ओस की बूंदें ऐसे चमकने लगती थी मानो किसी ने चांदी बिखेर दी हो। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस छोड़ो तो मुंह से धुआं निकलता था। चौपाल पर कुछ लोग अलाव के पास बैठे थे। किसी के हाथ में बीड़ी थी तो किसी के मुंह में गमछा लिपटा हुआ। उसी भीड़ में बैठा था हरिराम, गांव का एक गरीब किसान, फटे कंबल में लिपटा पर हिम्मत से भरा हुआ। अरे हरिराम, इस बार तो ठंड ने हड्डियां जमा दी। रात में पाला पड़ गया था क्या? हाँ चौधरी जी, पाला ही नहीं, लगता है भगवान भी अब धूप देने से कतराने लगे हैं। सब हंस पड़े, मगर हरिराम की हंसी में दर्द छिपा था। हरिराम का घर कच्चा था। टूटी छत से हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुसती थी। पत्नी गोमती, बेटा मनोहर के साथ वो किसी तरह सर्दी काट रहा था। भगवान न जाने ये ठंड कब जाएगी। गेहूं बोया है पर पानी कहाँ से देंगे? बस 1 हफ्ता और। अगर तालाब में थोड़ा पानी बचा हो तो खेत तक पहुंचा दूंगा। गोमती मुस्कुराई, पर आंखों में डर था, क्योंकि ठंड अब सिर्फ मौसम नहीं, एक डर बन चुकी थी। एक दिन खबर फैली, मुखिया शंभूलाल सरकार की ओर से रजाई और राशन बांट रहे हैं। हरिराम को उम्मीद जगी। वो गोमती को लेकर सुबह सुबह लाइन में जा पहुंचा। क्या नाम है काका? मेरा नाम हरिराम है। काका जी, आपका नाम तो लिस्ट में नहीं है। मुखिया जी, मेरा नाम तो होना चाहिए, मैं भी गरीब हूँ। अरे हरिराम, नाम तो ऊपर से आया है, अब मैं क्या करूं? हरिराम चुपचाप लौट आया। उसके बेटे ने पूछा, क्या मिला है? झूठा भरोसा। रात को इतनी ठंड थी कि मनोहर कांपने लगा। गोमती ने अपनी रजाई उसे दे दी, खुद फटे कंबल में लिपट गई। बाहर हवा शेर की तरह गरज रही थी। ऐसा लगा जैसे ठंड, गरीबी और किस्मत तीनों मिलकर हरिराम की हिम्मत तोड़ना चाहती हों। सुबह हरिराम ने अपने बेटे मनोहर से कहा, बेटा, आज शहर चलेंगे, लकड़ी बेचेंगे, कुछ अनाज ले आएंगे। ठीक है पापा। बैलगाड़ी में लकड़ियां लादकर दोनों शहर निकले। ठंडी हवा चेहरे पर चुभ रही थी, पर उम्मीद भीतर जल रही थी। अरे पापा, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। अगर ऐसी ठंड पड़ती रही तो कहीं हम लोग बीमार ना पड़ जाएं। हाँ बेटा, देखो, अगर आज लकड़ियों का शीदाम मिल गया तो अनाज के साथ साथ कुछ कपड़े भी ले लेंगे। ओ दुकानदार भैया, लकड़ी का गट्ठर लेके आया हूँ, चाहिए क्या? दे दो भैया, मेरी भट्टी में जलाने के काम आ जाएगी, लेकिन लकड़ी के दाम गिर गए हैं। जो ठीक समझो दे दो मालिक, लेकिन ईमानदारी की कीमत रखना। वो कुछ अनाज लेकर घर वापस लौटा। घर पहुंचा तो गोमती बोली, अब भूख तो मिट जाएगी, मगर ठंड अब और बढ़ गई है। अब ठंड से बचने के लिए कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए। बाग से लकड़ियां काट लाओ। तुम ठीक कहती हो गोमती, मैं आज ही जंगल जाकर लकड़ियां काट लाऊंगा, जिससे आग जलाकर कुछ तो सर्दी से राहत मिलेगी। हरिराम लकड़ियां लेकर घर की ओर चल दिया। अरे बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, पूरा शरीर शून्य हुआ जा रहा है। हरिराम लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव में पहुंचा।
उसने सुना कि गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। सुना बहन आपने, इस बार सरकार की तरफ से गाड़ी भर राहत सामग्री आ रही गरीबों की मदद के लिए। सुना तो है, पर सबको मिले तब ना। पिछली बार की तरह मुखिया आधा सामान बांट, आधा खुद ही ना खा जाए। नहीं नहीं, इस बार ये जिम्मेदारी स्कूल के मास्टर को मिली है। हरिराम के अंदर एक उम्मीद जागी और वो खुश होकर वहां से चल दिया। तीन दिन बाद एक ट्रक गांव में आया। सरकार से राहत सामग्री पहुंची, रजाइयां, अनाज, दवाइयां। इस बार जिम्मेदारी थी स्कूल के मास्टर श्याम बाबू की। उन्होंने साफ कहा, इस बार किसी गरीब का हक नहीं मारा जाएगा। हरिराम को भी नया कंबल मिला और 2 बोरे गेहूं। उसने कहा, लगता है इस बार भगवान ने इंसान के हाथों से मदद भेजी है। उस रात उनके घर में पहली बार अलाव के साथ हंसी सुनाई दी। तभी गोमती बोली, सुनते हो जी, अब कुछ दिन आराम से कट जाएंगे। बस एक चिंता और है, किसी तरह गांव वाले साथ मिलकर खेतों के लिए पानी की व्यवस्था और कर लें तो सब चिंता दूर हो जाए। तुम ठीक कहती हो गोमती। कुछ दिन बाद गांव वालों ने पहाड़ से आने वाली छोटी धारा को अपने खेतों तक पहुंचाने का फैसला किया। हरिराम सबसे आगे था। तीन दिन की मेहनत के बाद पानी का पहला फव्वारा उसके खेत में पहुंचा। धरती ने जैसे जान पाली, मिट्टी नम हुई और हवा में नई खुशबू घुल गई। गोमती खुश होकर हरिराम से बोली, देखो जी, जैसे भगवान ने हमारी सुन ली हो। हाँ गोमती, मेहनत की आग ठंड को भी हरा देती है। जब हरिराम की फसल लहराई तो मुखिया शंभूलाल की नजर जल उठी। अरे वाह, इतनी अच्छी फसल हो गई है हरिराम की। इतना कहकर मुखिया गांव की ओर चल दिया। मुखिया शंभूलाल गांव पहुंचा। उसे डर था कि गांव वाले हरिराम को अगला सरपंच न बना दे, तो उसने एक नई चाल चली। उसने अफवाह फैलाई, गांव वालों, हरिराम ने सरकारी पानी चुराया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। मुखिया जी, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने कोई पानी नहीं चुराया है, बल्कि मैं तो पहाड़ों से पानी लेकर आया था। हरिराम, अब जो फैसला होगा वो पंचायत में होगा। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन गांव में पंचायत शुरू हुई। सब लोग चौपाल में पहुंच गए। मुखिया हरिराम। हाँ मुखिया जी, तुम्हारे पास कोई सबूत है जो इल्जाम आपने हरिराम जी पर लगाए हैं? मुखिया बोला। गांव वाले कहते हैं। सरपंच हंस पड़े। लोग तो भगवान को भी झूठा कहते हैं, और मुखिया जी, मेहनत को चोरी कहना पाप है। गांव के लोग एक सुर में बोले, हरिराम ईमानदार है। उस दिन से हरिराम का सम्मान बढ़ गया। मुखिया चुप हो गया और गांव वालों ने तय किया, अगली पंचायत में हरिराम उप मुखिया बनेगा। मार्च के महीने में गेहूं की बालियां लहराने लगीं। हरिराम का खेत जैसे सोने की चादर ओढ़े खड़ा था। ठंडी सर्दियां अब बस याद बन चुकी थी। रात को हरिराम अकेला खेत में गया। चांद की रोशनी में हरी फसल चमक रही थी। वो मिट्टी को छूकर बोला, ठंडी रुत ने बहुत सिखाया, भूख क्या होती है, ठंड क्या होती है और उम्मीद क्या होती है। उसने आसमान की ओर देखा। अगर ठंड ना होती तो शायद मेहनत की गर्मी का मतलब ही ना समझ पाता। धीरे धीरे हवा चली, पर अब वो काटने वाली नहीं थी। वो ठंडी थी, मगर सुकून भरी। जैसे एक गरीब किसान की जिंदगी में अब सर्दी नहीं, बस शांति रह गई हो। गरीबी ठंड जैसी होती है, जो इंसान को सख्त तो करती है, पर अगर हिम्मत रखो तो वही ठंड तुम्हें मजबूत भी बनाती है।
हरिराम अपने घर वापस आया। गोमती हरिराम को देखकर खुश हो गई। गोमती ने हरिराम से पूछा, हरिराम, पंचायत में क्या हुआ? क्या फैसला सुनाया सरपंच जी ने? गोमती, पंचायत में सच की जीत हुई और फैसला हमारे पक्ष में आया। और पता है गोमती, सरपंच जी ने मुझे अगली पंचायत में उप मुखिया का पद देने को बोला है और गांव वालों ने भी मेरा समर्थन किया है। क्या सच में सरपंच जी ने ऐसा कहा? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ गोमती, हाँ, ऐसा ही बोला सरपंच जी ने पूरे गांव वालों के सामने। अगली पंचायत में हरिराम को उप मुखिया का पद दे दिया गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। साथियों, हरिराम की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए उसे उप मुखिया का पद दिया गया है और इसी ईमानदारी से हरिराम गांव वालों की मदद करते रहे तो आने वाले वक्त में मुखिया भी बन सकते हैं। गांव वाले सब खुशी से तालियां बजाने लगे।